आज बात करते हैं। हमने लोकतंत्र के इस महापर्व में आज जनता का बड़ा उत्साह देखा। 7 चरणों में मतदान होने थे, जिसमें आज पहला चरण खत्म हुआ है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ दें, जहां पर कि पहले दौर का मतदान हुआ, तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान की बात दिखाई दी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ कूच बिहार में जहां पर बहुत हिंसा देखने को मिली, मतदान शुरू होने के साथ ही वहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में झड़पें हुई और दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मणिपुर में भी हिंसा का तांडव देखने को मिला। यहां पर भी 2 गुटों के बीच में झड़प हुई और उसके बाद फिर 5 जगहों पर जहां पर पोलिंग रोकी गई थी, बाद में उसे शुरू किया गया। त्रिपुरा में भी हिंसा की खबरें आई हैं और ये इस बार चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, ये बीते चुनाव में 2019 में या 2014 में ऐसी खबरें नहीं आई थी। हाँ, जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में ऐसा कोई चुनाव नहीं जहां हिंसा नहीं होती। बंगाल की राजनीति इतनी रक्त रंजित रही है कि वहां पर हिंसा एक अपवाद नहीं बल्कि हमेशा की एक कहानी बन गई है। इसका निकार क्या है, इसका रास्ता क्या है, हमें उम्मीद है कि राजनीतिक दल इसके बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे जरूर। लेकिन इस एक छोटे धब्बे के अलावा भारतीय लोकतंत्र पर मतदान के इस पहले चरण में कहीं कोई दाग नहीं है। आज कई ऐसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं जिनके भविष्य ईवीएम में बंद हो गए, जिसमें से हम 8 केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं। 2 पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और 1 पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने आज जनता से अपने मत को पाया है। इसका खुलासा 4 जून को हो पाएगा। 97-98 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी है जो कि मतदान करने जा रही है, जिसमें से 16 करोड़ लोगों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट वोटिंग परसेंटेज हमारे पास नहीं आया है, चुनाव आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, अभी तक के जो आंकड़े हैं पहले वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि इसका हम आकलन कर सकें। उत्तर प्रदेश में 57.77% पोलिंग हुई है, अभी तक ये जानकारी है। उत्तराखंड में 53.77%, पश्चिम बंगाल में 77.57%, तमिलनाडु में 62.27%, राजस्थान में 52.15%, असम में 71.46%। अगर आप इस पोलिंग परसेंटेज को देखें तो ये अपने आप में बताता है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी हम आपको बातें दिखा रहे हैं। पहले चरण में जिन राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ और खास करके हम बात करें तो पूरी की पूरी सीटें जहां आज मतदान के लिए उपस्थित थी, जैसे कि तमिलनाडु सभी 39 सीटों पर मतदान हुआ, उत्तराखंड सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ, राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3 सीट यहां पर मतदान हुए। तो इसके पोलिंग परसेंटेज भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, इन तमाम पे 2019 में जो पोल परसेंटेज निकल कर आया था, तमिलनाडु में 72.44%, राजस्थान में 63.89%, मध्य प्रदेश में 75.26%, उत्तर प्रदेश में 69.08%, पश्चिम बंगाल में 84.79% और उत्तराखंड में 61.88%। ये 2019 के पोलिंग परसेंटेज के आंकड़े हमने आपको दिखाए। मुझे लगता है कि इस बार जो पोल परसेंटेज निकल कर आ रहा है फर्स्ट फेज में, वो भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इस पूरे पोल परसेंटेज के आधार पर देखें तो क्या सूरत निकल कर आ रही है, ये एनालाइज करने से पहले एक और आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी तक जो पोल परसेंटेज लोकसभा में रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। जैसे कि 2019 में 69.3% और 67.3% के आसपास मतदान देखने को मिला था। 2014 में 68.7%, 2009 में 62.4% के आसपास। ये पहले चरण के मतदान के हम आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि अलग अलग चुनाव के दौर में हुआ। अभी भी पोल परसेंटेज कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर हम आपके सामने जो बातें रखना चाहते हैं, सबसे पहले समझिए कि इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होता दिखाई देगा। आमतौर पर अभी तक जो धारणा रही है, यह माना जाता है कि अगर पोलिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है तो लोग का असंतोष बाहर आता है, बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलते हैं और फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ पोल परसेंटेज जाता है और ये अभी तक का ट्रेंड माना जाता रहा है। लेकिन यह ट्रेंड बीते 10 साल में बड़े पैमाने पर बदला। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से यह ट्रेंड तमाम विधानसभा चुनाव में बदला। मतदान प्रतिशत का बढ़ना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अच्छी खबर होने लगा।
उसके बाद 2019 में हमने इसे लोकसभा के चुनाव में फलित होते हुए देखा। मतदान प्रतिशत बढ़ा 64 पॉइंट समथिंग परसेंट आसपास 2014 में वोटिंग परसेंटेज था पूरे देश भर का। 66.5% 2019 में मतदान प्रतिशत था पूरे देश भर का, यानी कि 2% के आसपास मतदान फीसदी बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की जीत 282 सीट से 303 सीट हुई। पोल परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन 2.5 से 3% बढ़ा। यह बताता है कि किस तरीके से जब मतदान प्रतिशत 2014 के बाद से बढ़ रहा है तो ये लोगों की भागीदारी की वजह है और इसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखाई दिया। जहां पर जैसे ही पोल परसेंटेज बढ़े भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता था, क्योंकि महिलाओं की संख्या पोल परसेंटेज में बढ़ने लगी, नौजवानों में उत्साह दिखने लगा और वो बाहर निकलकर पोल परसेंटेज बढ़ाते हुए दिखाई दिए। अगर इस बार भी 2019 में भी पोल परसेंटेज 2024 में भी पोल परसेंटेज 2019 के मुकाबले बढ़ता है तो इसका फायदा हो सकता है कि बीते 10 सालों के ट्रेंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। इसलिए इस बढ़े हुए पोल परसेंटेज को दोनों पक्ष यानी कि विपक्ष और सत्तारूढ़ पक्ष अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे और अभी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। जाहिर सी बात है इस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील सामने रखेंगे। अब आते हैं कुछ सीटों के कुछ आंकड़े और उसके आधार पर आकलन। 102 सीटें जिस पर आज मतदान समाप्त हुआ। 2019 में जब पहले फेज का मतदान हुआ था इन्हीं सीटों पर उस वक्त क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी ने इन 102 सीटों में 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 15 सीटों पर सफलता मिली थी। डीएमके ने 24 सीटें हासिल की थी। बीएसपी को 3 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, जेडीयू को 1। शिवसेना उस वक्त बटी हुई नहीं थी 2019 में और बीजेपी के गठबंधन में थी, उसे 1 सीट। एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में थी, बटी हुई नहीं थी, उसे 1 सीट। और एडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी थी तमिलनाडु में, उसे 1 सीट और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। ये तो हमने आपको बताया 2019 का आंकड़ा। इसके साथ साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा कमाल किया था। 102 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 34 ऐसी सीटें निकाली जिसमें जीत का मार्जिन 50% से भी ज्यादा था। और यह बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोलिंग परसेंटेज को ही नहीं बढ़ाया बल्कि वोटिंग मार्जिन को बड़े पैमाने पर सामने रखा। जैसे कि अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं 2019 में जब प्रदर्शन आप देखें, बीजेपी ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 10% से कम के मार्जिन से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 5 सीटें थी। कांग्रेस ने 65 उम्मीदवार खड़े किए थे। 10% से कम के मार्जिन पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस की 10 सीटें थी। डीएमके ने 24 उम्मीदवार खड़े किए थे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी फेज 1 में 2019 में भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, इसलिए उसका आकलन हम आपके सामने कर रहे हैं। तो 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन 10% से कम के मार्जिन से जीतने में एक भी सीट इसमें नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम ये वोट मार्जिन बढ़ने वाली बात आती है तो देखिए 10 से 20% में सिर्फ कांग्रेस की 3 सीटें आई, 20 से 30% में बीजेपी की 2 सीटें आई, कांग्रेस की 6 सीटें आई। लेकिन अब वो आंकड़ा आ रहा है जो आपको बताने जा रहा है कि 50% से ज्यादा जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली वो 34 थी। 30% से 50% के मार्जिन से जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी वो 19 थी। जबकि आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से वोट मार्जिन के मामले में कम थी। हालांकि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने काफी अच्छा प्रदर्शन 2019 के फर्स्ट फेज में किया था, लेकिन 2024 में क्या यही प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा? यही एक प्रश्न है। यहां पर हम तमिलनाडु का जिक्र अलग से करेंगे क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटें और पुडुचेरी की 1 सीट और मिला दें तो 40 सीटें। इन 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी फतह हासिल नहीं की थी 2019 में। अब अगर इस पर स्थिति बात करेंगे तो हम आगे करेंगे। तो लेकिन पहले हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में 2 मजबूत मुसलमान उम्मीदवार हैं और 1 बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं। मुजफ्फरनगर में बीएसपी के वोट बैंक में इस बार सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो हम सहारनपुर की बात कर रहे हैं, यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है
कि वो अपनी सीट निकाल लेगी और इसके लिए रिवर्स पोलराइजेशन को एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है एकजुटता होते हुए, क्योंकि दो मुसलमान कैंडिडेट है बीएसपी और एसपी के, इनके वोट आपस में कट सकते हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है इस त्रिकोणीय मुकाबले का। मुजफ्फरनगर में बीएसपी ने भी जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान देखने को मिले, लेकिन यह अभी आकलन है, जाहिर सी बात है आगे चीजें स्पष्ट होगी। बिजनौर में भी बीएसपी ने मुलक नगर की जगह दूसरे उम्मीदवार पर भरोसा किया है। नगीना में अगर आप देखें वहां पर यह काफी हॉटली कंटेस्टेड सीट मानी जा रही है। यहां पर दलित वोट के बंटवारे के आसार है, क्योंकि यहां पर रावण जो अपने आप को कहते हैं, इन्होंने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है और बीएसपी के वोट बैंक को काटने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक पर भी असर डालने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक टफ सीट मानी गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस पर 4 तारीख को हम बेहतर एनालिसिस के साथ आपके सामने आएंगे। मुरादाबाद में बीएसपी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, क्योंकि उम्मीदवार एक ही जातीय समूह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामपुर एक बार फिर से बहुत ही टफ सीट मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा बीजेपी के लोगों का भी कहना है। यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी पर अपना विश्वास जताया है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन का कहीं फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया तो शायद रामपुर की सीट फंस सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 तारीख को ही इस पर बेहतर एनालिसिस करके सामने आ सकते हैं। पीलीभीत की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के बजाय जितिन प्रसाद पर अपनी उम्मीदें रखी हैं और जितिन प्रसाद ऐसा बताया जा रहा है कि काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये सीट फंसेगी तो यहां पर मुसलमान जो वोट बैंक है उसकी सक्रिय भूमिका चर्चा में होगी, इसलिए इसका भी आकलन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ तमिलनाडु की मैं बात करने जा रहा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ये देखिए कि अभी फर्स्ट फेज का पोलिंग खत्म भी नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे फेज के लिए अपने अभियान को कितने बड़े पैमाने पर तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता पहुंच चुके हैं। दूसरे चरण में 13 राज्यों में 89 सीट्स पर वोटिंग होनी है। इसमें जो वोटिंग होनी है उसके आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। असम में दूसरे चरण में फेज 2 में 5 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा जो कि 26 अप्रैल को होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान होगा। कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होगा। केरल की 20 की 20 सीट पर मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान, मणिपुर की 1 सीट पर, त्रिपुरा की 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, राजस्थान की बाकी बचे 13 सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिर 8 सीटों पर मतदान और पश्चिम बंगाल में फेज 2 में भी 26 अप्रैल को 3 सीटों पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सेकेंड फेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण का चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव था, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन 102 सीटों पर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही सेकेंड फेज का चुनाव शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे बड़े पैमाने पर सामने आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सेकेंड फेज के 89 सीट्स में से 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उस वक्त जो यूपीए गठबंधन था उसने 24 सीटें हासिल की थी और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दी थी। इसके साथ साथ इस सेकेंड फेज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन के पूरे तरीके को भी अब बदल दिया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फेज में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ तमिल समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए कचतीव और इस तरह के मुद्दों को ही सामने रखा था। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड फेज के लिए अपना गियर बदल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले यानी कि पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा अग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपनी कैंपेनिंग के दौरान पलायन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दंगे के मुद्दे पर भी अपनी बात साफ तौर पर रखी है और उसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव, 2 शहजादों की जोड़ी पर भी प्रहार किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से
इलेक्शन के फेज 2 यानी कि दूसरे चरण के लिए अपना गियर बदला है। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की अपनी दोनों सभाओं में गियर किस तरीके से बदला। उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज का मतदान होना है 26 तारीख को, जिसमें 8 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय का एक अलग स्थान है और उनके वोटिंग पैटर्न्स पहले से डिफाइंड है। प्रधानमंत्री ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए पाकिस्तान का जिक्र किया। एक ऐसा पड़ोसी जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता था, आज उसके पास आटा इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे पलायन हो रहा है। ये तमाम बातें आज जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो कह रहे हैं, तो क्या वो देश की स्थिति को संबोधित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो दरअसल अपने वोट बैंक को संबोधित कर रहे हैं, जिस वोट बैंक में इन बातों का, इन शब्दों का एक अलग ही असर होता हुआ दिखाई देता है, जो कि कोर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गियर बदले हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अब फेज 2 के लिए एक नई पॉलिसी इख्तियार की है। अब इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि फेज 1 में आपने इस बात पर देखा होगा कि कितना बड़ा कवरेज तमिलनाडु को मिल रहा था। तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलाकर 40 सीटें होती। इन 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में खाता भी नहीं खोला था, लेकिन 2019 के बाद से लगातार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिशें जारी कर रही है। अन्नामलाई, जो कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक उम्मीद का जरिया भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से तमिलनाडु का रुख किया, वहां पर बार बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, उसके आधार पर तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी धमक बड़े पैमाने पर स्थापित की और इसमें सफलता भी पाई। आपने देखा कि डीएमके और कांग्रेस को कितना अग्रेसिव होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में खड़ा होते हुए देखने के साथ साथ उससे पछाड़ने के लिए। कच्चा का मामला प्रधानमंत्री ने उठाया, जिसको उठाने की शायद आमतौर पर उनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मामला 1970 में ही एक तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन उस मामले को उठाकर मछुआरा वोट बैंक को अपने पास करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को और तमिल सुप्रीमेसी को भी एक्सेप्टेबिलिटी देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दी। इसे कहते हैं इलेक्शन स्ट्रैटेजी को आयाम देना और उसे लेकर आगे बढ़ना। अब फेज 2 में आप यही चीज केरल में होता हुआ देखेंगे साहब। केरल की 20 सीटों पर मतदान होने हैं 26 तारीख को, तो जाहिर सी बात है वहां पर इसका काफी असर आपको होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर प्रधानमंत्री की बातें भी आपको दिखाई देंगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियां भी आपको केरल की राजनीति को प्रभावित करती हुई दिखेगी। अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने पलायन और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जिक्र रखा, तो केरल को लेकर भी अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। इसे कहते हैं एक पार्टी जो कि इलेक्शन को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। इसके साथ साथ तकरीबन 2 करोड़, पौने 2 करोड़ के आसपास नए मतदाता हैं जो अब इस श्रेणी में आ रहे हैं और उन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल शुरू किया होगा। इन मतदाताओं के सामने आने से इस बात को लेकर भी हमें
चिंता होनी चाहिए कि उनकी भागीदारी इलेक्शन प्रोसेस में जरा कम है। 1.8 करोड़ युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के हैं, इन युवा मतदाताओं में वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी अपील बार बार की है कि इन सभी को एकजुट होकर वोट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी भागीदारी हम बेहतर देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देश का भविष्य राजनीतिक और आर्थिक दोनों इस पीढ़ी पर ही निर्भर करता है।